नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। और चलिए बढ़ते आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक उपराष्ट्रपति के दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम धामी उनसे मुलाकात करेंगे और उन्हें दिल्ली के लिए विदा करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी जमरानी बांध परियोजना के निर्माण कार्य का हवाई निरीक्षण भी करेंगे। इस दौरान उनके साथ परियोजना से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही सीएम धामी परियोजना से जुड़े अधिकारियों से निर्माण कार्यों की जानकारी भी लेंगे। और कुछ तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल में कार्यक्रम। इन खबर यह है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम धामी उनसे मुलाकात करेंगे। जमरानी बांध परियोजना के निर्माण कार्य का हवाई निरीक्षण भी करेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल में कार्यक्रम। और खबर यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली रवाना हो उससे पहले सीएम धामी उनसे मुलाकात करेंगे। कई विषयों को लेकर डिस्कशन वो कर सकते हैं। फिलहाल सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के दौरे पर हैं, अब तक उनका दौरा और तमाम कार्यक्रम किस तरह के रहे हैं? और खबर यह है कि दिल्ली रवाना हो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उससे पहले सीएम धामी भी उनसे मुलाकात करेंगे। देखिए, बिल्कुल उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ जो है 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर थे और नैनीताल वो पहुंचे थे। नैनीताल में उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है और आज जो है वो दिल्ली वापस रवाना हो रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति जब दिल्ली रवाना होंगे तो उन्हें जो नैनीताल हेलीपैड है वहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदाई देंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात भी उनसे विदाई देने से पहले, और इस दौरान उत्तराखंड के विषयों पर जो कई मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है और जो राष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा रहा है उस पर भी बातचीत हो सकती है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर हैं और उपराष्ट्रपति है उनको विदाई देने के लिए जो है वो नैनीताल पहुंचे। और उसके बाद अगर बात करें तो हल्द्वानी पहुंचने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है और हल्द्वानी में जो है वो जमरानी बांध परियोजना है उसका हवाई निरीक्षण जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करने जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है और बिजली उत्पादन के साथ जो पेयजल की जो बड़ी दिक्कत हल्द्वानी में है उससे भी इसे दूर किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों को इस बांध परियोजना से फायदा होने वाला है। तो लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी और ये भी बताएं मनीष कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा किस तरह का रहा, किन किन कार्यक्रमों में वो शामिल हुए, कंक्लूजन क्या है? देखिए, उपराष्ट्रपति जो है एक तरफ से उनका परसों जो एक कार्यक्रम था जहां पर वो पहुंचे थे और उसके बाद कल भी उनका जो था जो जिस तरीके से नैनीताल लोग घूमने के लिए आते तो एक दौरा उनका एक तरफ से ये एक पर्यटक के नाते भी कह सकते हैं कि उनका ये दौरा रहा है, क्योंकि नैनीताल जो है वो हर कोई घूमने के लिए आता है और राष्ट्रपति का ये जो दौरा था कुछ कार्यक्रमों को छोड़ दें तो उनका एक दौरा जो था एक घूमने के लिए भी, एक पर्यटक के नाते भी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नैनीताल पहुंचे थे। और इस दौरान जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहे। और जो कार्यक्रमों की बात करें तो एक कार्यक्रम में केवल उन्होंने जो परसों शिरकत की थी, उसके बाद जो है वो कल जो था राष्ट्रपति नैनीताल में थे और आज जो है वो नैनीताल से वापस जा रहे हैं। जी और उपराष्ट्रपति की तबीयत ठीक है अब? बिल्कुल, जो पहले दिन कार्यक्रम में वो पहुंचे थे उपराष्ट्रपति तो बीपी जो है वो बढ़ने की बात सामने आई थी और कुछ देर बाद जो है उन्हें आराम करने की सलाह जो डॉक्टरों ने दी थी और उसके बाद उन्होंने आराम किया था और उसके बाद उनके जो स्वास्थ्य था वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। जी
चलिए मनीष, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते आगे। रुद्रप्रयाग में हुए दर्दनाक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लापता 9 लोगों की तलाश के लिए अलकनंदा नदी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो बता दें कि गुरुवार को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की ओर जा रही एक मिनी बस घोलतीर के पास बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में जा गिरी थी। हादसे के बाद से ही सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोग बस और उसमें सवार लापता हुए 9 लोगों की तलाश में जुटे हैं। लेकिन घटना के 24 घंटे बाद भी न तो बस का सुराग लग पाया, न ही लापता 9 लोगों का। तो कल हुई घटना के बाद रेस्क्यू टीम ने 8 लोगों का रेस्क्यू तो कर लिया था और यहां तक कि 3 शव भी बरामद हुए थे, लेकिन बस और उसमें सवार अन्य 9 लोगों की तलाश अब भी चल रही है। और इस खबर से जुड़ी कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है न तो बस का कुछ पता है, न ही लापता हुए 9 लोगों का। हमारे संवाददाता कुलदीप राणा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, फिलहाल स्थिति क्या है, इस पूरे मामले में अपडेट क्या है? क्या उन 9 लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? क्या वो उत्तराखंड के ही रहने वाले थे या फिर किसी और प्रदेश से आए थे? कहां पर उनको जाना था? कोई डिटेल, कोई जानकारी? देखिए, जो कल रुद्रप्रयाग के घोलतीर में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसमें 9 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। आज दूसरे दिन भी लगातार जो सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां हैं, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और जल पुलिस, इनके द्वारा लगातार अलकनंदा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लगातार खोजबीन की जा रही है। लेकिन अभी तक किसी भी यात्री का जो लापता चल रहे हैं उनका पता नहीं चल पाया है। ये सभी यात्री मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं और ये सभी लोग बद्रीनाथ दर्शनों के लिए जा रहे थे। लेकिन अचानक ये अनियंत्रित होकर ये जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसमें ये मशीन चल रहे हैं। लेकिन जहां से मिनी बस गुजर रही थी वहां पर किनारे पर क्या कोई बैरियर नहीं है? जैसा कि हम तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, कोई बैरियर नहीं है, किसी तरह की कोई अलर्टनेस नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के जो पैराफिट था उसको तोड़ते हुए ये बस से नीचे की तरफ गई है। पैराफिट हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे लगाए रहते हैं और क्योंकि इससे पूर्व ऑलवेदर सड़क का भी निर्माण यहाँ पे हुआ है ऑलवेदर, लेकिन जो इसका चालक है उसका बयान भी सामने आया था। चालक का यही कहना है कि पीछे से किसी ट्रक ने इसको टक्कर मारी है। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो इस मिनी बस का चालक था उनके द्वारा ये बयान दिया गया है कि पीछे से किसी ट्रक ने उनको टक्कर मारी है, इसी वजह से ये घटना हुई है। हालांकि अभी ये रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेटी जांच इस पूरी घटना पर बिठाई है। जांच के बाद ही सच कारणों को पता चलेगा। और इस हादसे में जो लोग घायल हुए थे उनकी स्थिति क्या है? क्या उनको अब फर्स्ट एड के बाद क्या उनको छुट्टी दे दी गई है? इस बस हादसे में 8 लोग घायल थे जिनको जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग लाया गया और 3 की स्थिति गंभीर देखते हुए उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए एम्स ऋषिकेश में हायर सेंटर में भेज दिया गया है। वहीं तो उनका उपचार चल रहा है और जो बाकी 5 घायल हैं उनका जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में अभी उपचार चल रहा है। उनको किसी भी तरह से छुट्टी नहीं दी गई है, उनका उपचार रुद्रप्रयाग में चल रहा है। और सूबे के मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं सीएमओ को कि जो घायल हैं उनके इलाज में किसी भी तरह से कोई कोताही न बरते, पूरी तरह से उनका इलाज किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी कई एजेंसियां, कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी जुटी हुई हैं। फिलहाल खबर यह है कि अब तक 3 शव बरामद हुए हैं, 9 लोग अभी भी लापता हैं। और खबर यह भी है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज फिर से सुनवाई होगी। कल हुई सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने कोर्ट को
जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान की सभी सीटों का पुराना और नया डेटा दिया है। तो विपक्ष के वकीलों ने कोर्ट को आरक्षण में अनियमितताओं की पूरी जानकारी दी है। इसके बाद सुनवाई आज के लिए टाल दी गई। वहीं कोर्ट इस मामले में आज फिर से सुनवाई करेगा। हालांकि पंचायत चुनाव पर लगी रोक अभी बरकरार रहेगी, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष की तरफ से सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव न हो, इसलिए सरकार ने शुरुआत में ही गलतियां की थी और सरकार इस बात को जानती थी। तो पंचायत चुनाव को टालने के मकसद से ही सरकार ने कई अनियमितताओं को बरता। लेकिन अब चूंकि पूरा मामला ये नैनीताल हाई कोर्ट में है, कई बार इस पूरे मामले पर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन रोक अभी तक बरकरार है और इस पूरे मामले पर आज भी सुनवाई होनी है। तो देखने वाली बात यह रहेगी कि सुनवाई में क्या कुछ रहेगा और नैनीताल हाई कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश दिए जाते हैं। तो फिलहाल पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार है, यह बड़ा पॉइंट है। हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल का हम रुख करेंगे। मनीष, पेंच कहां पर फंसा हुआ है और आज की सुनवाई से क्या उम्मीदें हैं? क्या रोक बरकरार रहेगी या फिर हटेगी? कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, बिल्कुल अगर पेज की बात करें तो जो आरक्षण का रोस्टर है उसी को लेकर पेज फंसा हुआ है और अब सरकार ने कल भी जो है वो कोर्ट में पक्ष रखा है कि जो आरक्षण तय किया गया है वो बिल्कुल सही है। सरकार का ये तर्क है। अब कोर्ट में आज भी सुनवाई होनी है। उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट जो है कोई फैसला आज सुना दे, क्योंकि लगातार सुनवाई हो रही है और पिछले 3 दिनों से जो है वो लगातार सुनवाई हो रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि आज सुनवाई पूरी होगी और कोर्ट कुछ फैसला जो है वो देगा। हालांकि इस बीच जो आचार संहिता उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर लगी थी वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा उससे वापस ले लिया गया है। लेकिन अब नजरें कोर्ट पर है सभी की कि आखिरकार कोर्ट इसमें क्या कुछ फैसला सुनाता है और कोर्ट अगर यदि चुनाव कराने पर सहमति देता है, रोक हटाता है, तो फिर जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि अब सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग कब चुनाव कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर यदि अगर कोर्ट चुनाव अगर आरक्षण को लेकर जिस तरीके से आपत्तियां हुई है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कोर्ट अगर दोबारा से आरक्षण के लिए अगर जो है वो फैसला सुनाता तो फिर चुनाव कराने की प्रक्रिया में काफी समय लगेगा। जी लेकिन मान लीजिए कि आज भी रोक बरकरार रहती है और फिर सरकार के सामने क्या विकल्प हैं? क्या नए सिरे से सभी प्रक्रियाएं शुरू होंगी? देखिए, अब पूरी तरीके से जो है वो कोर्ट पर ही नजर है, क्योंकि सरकार ने जो होमवर्क कर रखा था, जिस तरीके से आरक्षण तय किया हुआ था, उसी को आधार मानते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वो चुनाव का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया था। अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है, क्योंकि पूरी तरीके से अब जो मामला है वो कोर्ट में, अब कोर्ट तय करेगा कि सरकार को दोबारा से आरक्षण कराना या सरकार के द्वारा जो आरक्षण जारी किया गया था उसी को मानते हुए चुनाव होता है। तो अब कोर्ट जो डिसीजन देगा सरकार उसी को उसी रास्ते को अपनाएगी। जी और इस पूरे सिनेरियो के बीच विपक्ष का तेवर क्या है? देखिए, विपक्ष लगातार यही बात कर रहा था कि जो आरक्षण तय किया गया है वो सही नहीं है। अपनों को फायदा पहुंचाने के आरोप जो है वो विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे और जिस दिन कोर्ट का फैसला चुनाव रोकने पर आया था उस दिन भी विपक्ष ने यही कहा था कि कांग्रेस के द्वारा कही जा रही थी उस पर कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई है। लेकिन अब देखना यही होगा कि कोर्ट क्या कुछ फैसला इसमें सुनाता है। कोर्ट चुनाव कराने के लिए जो है वो सरकार को निर्देश देता है, राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश देता है, या फिर जो आरक्षण तय किया गया है सरकार के द्वारा उसे खारिज करते हुए दोबारा से जो है वो आरक्षण को जो है वो तय करने का निर्देश देता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नैनीताल हाई कोर्ट पर सभी की नज़रें टिकी हुई है और आज की सुनवाई भी बहुत महत्वपूर्ण है और सुनवाई में जो कुछ रहेगा फिर उस हिसाब से सरकार की प्लानिंग होगी, सरकार का डिसीजन होगा, सरकार का फैसला होगा। और चले बढ़ते आगे। उत्तराखंड में 40 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने अपने प्रथम नियुक्ति स्थल वाले गांव को गोद लिया है, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विकसित प्रदेश और विकसित राष्ट्र का सपना साकार हो सके।
जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने आईएएस अधिकारियों को अपनी प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद लेने और उसे विकसित करने की अपील की थी, जिसके बाद मुख्य सचिव आनंद बर्धन की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए थे, जिसमें सभी अधिकारियों से अपने प्रथम नियुक्ति स्थल के क्षेत्र के बारे में जानकारी देने को कहा गया था। बता दें कि योजना के तहत अधिकारियों ने गोद लिए गांव के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत कई अधिकारियों ने गांव में रात्रि प्रवास कर ग्रामीणों के जनजीवन और उनकी समस्याओं को करीब से समझा है, जाना है। हमारे आईएएस, आईपीएस चूँकि जिनका एक लंबा कालखंड हमारे राज्य की सेवा में हो गया है, उनको हमने उनसे अपेक्षा की है कि राज्य के विकास में उनका योगदान वैसे तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसा योगदान जहां उनकी सेवा प्रारंभ हुई है उस स्थान को वो अडॉप्ट करें। जो आईएएस हैं, जिन्होंने जिस तहसील से, जिस परगना से, जहाँ से अपनी ट्रेनिंग शुरू करी है, अपनी सेवा की शुरुआत करी, उस स्थान को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, विकसित भारत के संकल्प में और कैसे योगदान दिया जा सकता है, क्या टारगेट वहाँ का होना चाहिए, किस प्रकार वहाँ का विकास होना चाहिए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में प्रमुख सचिव, सिंचाई सचिव, राजस्व सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश में राजस्व और सिंचाई विभाग की चल रही योजनाओं को लेकर डिस्कशन की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सौंग और जमरानी बांध परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की है और लेटेस्ट अपडेट इसमें यह है कि आज जमरानी बांध परियोजना का हवाई निरीक्षण भी सीएम धामी करने वाले हैं। वहीं उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नार्को समन्वय पोर्टल की बैठक हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश में नशे की ओर बढ़ रहे युवाओं पर चिंता व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में नशे के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए एसटीएफ नवनीत सिंह को पूरी छूट देते हुए उन्हें सिंगल पॉइंट नोडल अधिकारी नामित किया। उन्होंने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस को जो भी कदम उठाने हैं वो उठाएं। मुख्य सचिव ने नशे के लिए बने इस इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में एक साथ अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। तो हर प्रदेश में लगातार आप ये अभियान चलते हुए देख रहे होंगे, मुहिम चलते हुए देख रहे होंगे कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जा सके। ठीक इसी तरह की मुहिम उत्तराखंड में भी चल रही है, प्रदेश में भी चल रही है, जहां पर सीएम धामी समय समय पर अधिकारियों को निर्देश देते हैं और जो सीएम धामी निर्देश देते हैं उसकी समीक्षा के लिए मुख्य सचिव लगातार बैठक करते हैं, अधिकारियों से अपडेट लेते हैं कि किस जिले में क्या चैलेंज है और नशे के खात्मे के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल आप ये तस्वीर देखिए, जब मुख्य सचिव आनंद बर्धन की तरफ से अधिकारियों के साथ बैठक की गई और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्य सचिव की तरफ से दिए गए। वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इसी बीच एसएसपी परमेंद्र डोभाल की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें एसएचओ, एफएसओ और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में क्षेत्राधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। कांवड़ मेला क्षेत्र से संबंधित अधिकारियों, एसएचओ और पार्किंग के संबंधित विभागों के साथ निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सही करवाने के निर्देश दिए गए। समस्त थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारियों और एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, एसपी ट्रैफिक और ट्रैफिक के कर्मचारियों की एक ब्रीफिंग ली गई, जिसमें किए जाने वाले कार्यों की सूची उनसे आमंत्रित की गई और जिन जिन ड्यूटी पॉइंट्स में फोर्स लगना है उनकी और क्या क्या इनको वहाँ पर आवश्यकताएं होंगी
जो लॉजिस्टिक आवश्यकता है उनके बारे में इनसे फीडबैक लिया गया। आगामी कांवड़ मेला हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। कांवड़ मार्ग के साथ साथ हमारा रूट डाइवर्जन प्लान और पार्किंग के लिए भी जो हमारे अरेंजमेंट्स हैं उसकी समीक्षा की गई और उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आगामी कांवड़ की मीटिंग क्योंकि लगातार चल रही हैं, आगे भी इसको और पुख्ता किया जाएगा। हम अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए इस प्रकार की मीटिंग आवश्यक है और इसमें जो भी हम लोगों के द्वारा निर्देश निचले स्तर पर दिए गए हैं उनके अनुपालन को भी परखा जाए। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा को लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि बद्री केदार मंदिर समिति में लगभग 47 मंदिर हैं, जहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में अभी तक 22 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि मानसून के चलते अब यात्रा में थोड़ी कमी जरूर आई है और सितंबर तक यात्रा धीरे धीरे चलेगी। उसके बाद फिर से यात्रा जोर पकड़ेगी। चारधाम यात्रा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए यात्रा से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। देखिए, श्री बद्री केदार मंदिर समिति के जो हमारे धाम है और इसमें हमारे लगभग 47 मंदिर है, जिसमें 2 हमारे बड़े धाम हैं, श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी। 2 मई को जो है कि कपाट खुले थे हमारे श्री केदारनाथ जी के और 4 तारीख को खुले थे हमारे श्री बद्रीनाथ जी। अब तक लगभग जो है कि कल तक का जो आंकड़ा है हमारा लगभग 22,67,700 तीर्थयात्रियों ने यहाँ पर दर्शन किए हैं और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण होता है लगभग 28,68,500 लोगों ने जो है कि इसका पंजीकरण कराया। सभी यात्रियों के लिए जिस प्रकार से यात्रा के सीजन में हमारे जिला प्रशासन, हमारा प्रशासन, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, आपको मालूम है जब कपाट खुले थे तो चारों धामों में हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित थे, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री। सरकार ने जो सरकार संकल्पबद्ध है सभी तीर्थयात्रियों के लिए, देश भर से जो इन धामों में पूरे तीर्थयात्री आते हैं, लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उनको किस प्रकार से सुलभ, सरल और सहज और सुरक्षित जो है कि हम यात्रा उनकी करें और उनको दर्शनों की व्यवस्थाएं कराएं। सभी यात्रियों ने जो है कि ठीक प्रकार से यात्रा पूरी अच्छी प्रकार से चल रही है और लगभग हमारी जो है कि 40 करोड़ की जो है कि आय इस समय जो है कि 48 दिनों की यात्रा जो रही है इसमें यात्रा में मंदिर की आय हुई और बहुत अच्छा, बहुत ही सुगम और बहुत अच्छे प्रकार से हमने जो है कि जिसके लिए हमारी बद्री केदार मंदिर समिति और सरकार संकल्पबद्ध और वचनबद्ध है कि हम सभी यात्रियों को ठीक प्रकार से सुलभ यात्रा कराएं।